लेक्चर। और मेरे पास ये सामने डायग्राम है जो आप देख सकते हैं, और ये वो टॉपिक है जहाँ पे हमने अपना लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था। और मैं फिर से इसको रिवाइज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग गॉसेस लॉ। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको गॉसेस लॉ समझ आ जाएगा, और उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं एटलीस्ट वो आपको समझ आ जाएंगे बिल्कुल यहीं पे। और फिर उसके बाद सिर्फ एप्लीकेबिलिटी रह जाती है कि आप गॉसेस लॉ को यूज़ करके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं। तो वो फिर हम आज के लेक्चर में भी करेंगे, एंड होपफुली आई एम प्लानिंग टू डू दैट इन नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स टू। तो चलें स्टार्ट करते हैं, और आप इस डायग्राम को देख लें। हम गना एक्सप्लेन इट फॉर यू। और ये वो डायग्राम है जहाँ पे हमारा लास्ट लेक्चर ख़त्म हुआ था। ओके, तो टॉपिक का नाम था एचआर की बुक के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स एंड लाइंस ऑफ फील्ड, कि फील्ड लाइंस और फ्लक्स में रिलेशन होता है। और इस रिलेशन में थोड़ी सी आपको केयर भी करनी पड़ती है कि ये क्या बताता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। और मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाई हैं, एक लेफ़्ट में है और एक राइट में है। अगर आप देखें तो जो लेफ़्ट वाली डायग्राम है, बल्कि जो दोनों डायग्राम्स हैं, उनमें मैंने एक रैंडम शेप की क्लोज सरफेस ली हुई है। इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस। और वो शेप जो है लेफ़्ट वाली डायग्राम में ये है, और राइट वाली डायग्राम में भी बिल्कुल इसी तरह ही लग रही है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट इन जनरल दे कैन बी डिफरेंट। ओके, और लेफ़्ट वाली डायग्राम में एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इसके अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा है। आई एम नॉट पुटिंग एनी कंडीशंस ऑन इट कि उस सरफेस के अंदर किस जगह पे पड़ा हुआ है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी जब हम इसको समझेंगे तो। बट अभी हम इसके ऊपर कोई कंडीशन पुट नहीं कर रहे हैं, हम बस जनरल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बिकॉज वी आर डिवेलपिंग आवर प्रॉब्लम, सो वी वांट टू मेक इट एज जनरल एज पॉसिबल। सो हमारे पास दो क्लोज सरफेसेस हैं और दोनों रैंडम शेप की हैं, विच मीन्स कि वो स्फेरिकल नहीं है, सिर्फ क्लोज्ड हैं। उनकी शेप भी आर्बिट्रेरी है, रैंडम है। यानी दोनों जो शेप्स हैं, ये लेफ़्ट वाली और राइट वाली, इट्स पॉसिबल कि ये आपस में भी एक दूसरे के जैसी ना हो। फिर जो लेफ़्ट वाली डायग्राम है उसमें एक चार्ज पड़ा है पॉजिटिव, जो राइट वाली डायग्राम है उसमें नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। और ये चार्जेस भी आपने किसी एक रैंडम जगह के ऊपर इस क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। जो लेफ़्ट वाली डायग्राम के अंदर चार्ज है, चूँकि वो पॉजिटिव है तो उससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो बाहर की जानिब जाएंगी, और इसलिए मैंने इन ग्रीन लाइंस के जो एरोज़ हैं वो इनके हेड के ऊपर, यानी जो लाइन की बाहरी सरफेस है, बाहरी नुक्ता है, पॉइंट है, लाइन का पॉइंट होता है, वहाँ पे लगाए हुए हैं। और सिमिलरली जो ये राइट वाली डायग्राम है इसमें नेगेटिव चार्ज, और मैंने एरोज़ को अंदर की तरफ दिखाया हुआ है, जो हमें ये बताता है कि फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है राइट वाली डायग्राम में। ओके, अब फ्लक्स की डेफिनेशन को याद करें। फ्लक्स की डेफिनेशन है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से जितनी भी फील्ड लाइन गुजरती हैं, अंदर से ना कि हम इसको यूँ कहें कि किसी भी क्लोज सरफेस की सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस गुजरती हैं वो फ्लक्स कहलाती हैं। ओके, और एक और कन्वेंशन भी हमने दी थी कि अगर फील्ड लाइंस जो हैं वो एंटर हो रही हों सरफेस में तो उस फ्लक्स को नेगेटिव कहेंगे, अगर वो उससे बाहर आ रही हैं तो उस फ्लक्स को हम पॉजिटिव कहेंगे। तो इस हिसाब से जो लेफ़्ट वाली डायग्राम है इसका नेट फ्लक्स जो है पॉजिटिव है, और जो राइट वाली डायग्राम है इसका नेट फ्लक्स नेगेटिव है। ओके, अभी तक हमने सिर्फ ये कहा है कि लेफ़्ट वाले का नेट फ्लक्स पॉजिटिव है और राइट वाली का नेट फ्लक्स नेगेटिव है। हमने ये नहीं कहा कि क्या ये फ्लक्स आपस में भी बराबर हैं। ओके, और वो हमें एक्चुअली कूलम्ब लॉ बताएगा। दे आर चार्ज डिपेंडेंट। आई मीन, आप इधर से मैंने कहा कि दिस कॉन्सेप्ट इज सो इम्पोर्टेंट दैट दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज गॉसेस लॉ। दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज गॉसेस लॉ। लेकिन अभी तक हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो लेफ़्ट वाली डायग्राम है उसमें टोटल फ्लक्स पॉजिटिव है, और जो राइट वाली डायग्राम है उसमें टोटल फ्लक्स नेगेटिव है। ओके, और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जो फील्ड लाइंस हैं वो भी बराबर हैं, फील्ड लाइंस बराबर होने का मतलब यहाँ पे ये है कि उनका जो नंबर है
वो बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट वाली डायग्राम में मैंने दिखाया कि 5 फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की जानिब जा रही हैं। राइट वाली डायग्राम में 5 फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं। ये अभी हमें नहीं पता, बट लेट मी टेल यू कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये डिपेंड करती हैं कि आपने कितनी अमाउंट चार्ज की रखी हुई है इन क्लोज सर्फेस के अंदर। आई मीन दिस इज गॉसेस लॉ अगेन। सो चूँकि मैंने 5-5 फील्ड लाइंस दिखाई हैं तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो फ्लक्स है ना दोनों डायग्राम्स का वो भी बराबर है, बिकॉज फ्लक्स इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दोनों डायग्राम्स में जो फ्लक्स है ना वो सेम है। पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ देते हैं, जो नेट मैग्नीट्यूड है फ्लक्स की वो सेम है। अब नेक्स्ट सवाल हम करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है दोनों डायग्राम्स में से। ओके, जब हम दोनों कहते हैं ना कि ये दोनों डायग्राम्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, हमें इस सवाल में थोड़ा सा डिग करने की ज़रूरत है। वी नीड टू डिग डीप इनटू दिस क्वेश्चन, विच मीन्स हमें थोड़ा सा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे देखें तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखा हुआ है, and this electric field, this mathematical form is clearly telling us that electric field is dependent on two quantities. मैं K की बात नहीं कर रहा, Q और R की बात कर रहा हूँ। K जो है वो तो constant है, it's a Coulomb's constant, we are not worried about it, it has fixed constant value. लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड Q के ऊपर डिपेंड कर रहा है और R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये हमें इनडायरेक्टली ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करेंगे तो हम कोई पॉइंट लेंगे सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, और ये जो R है ना ये उस पॉइंट का फासला है चार्ज Q से। अब ज़रा इस बात पे गौर करें, जब मैं कहता हूँ ये R उस पॉइंट का फासला है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं चार्ज Q से, तो ये पॉइंट अपने अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक हिडन कॉन्सेप्ट या एक और हिडन नुक्ता लिए हुए है, एक पॉइंट लिए हुए है। और वो पॉइंट ये है कि अभी मैंने कहा था ना कि जब मैं जस्ट क्लोज सर्फेस को ले रहा था कि सर्फेस की शेप भी आर्बिट्रेरी है और उसके अंदर किसी एक जगह के ऊपर आपने चार्ज रख दिया है। मैंने जेनेरिक स्टेटमेंट दी थी, एक जनरल स्टेटमेंट दी थी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता रहा है कि इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप चार्ज को किस जगह पे रखते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है। जब फ्लक्स की बात आती है इट डजेंट मैटर कि आप चार्ज को किस जगह पे रख रहे हैं क्लोज सरफेस के अंदर और क्लोज सरफेस की शेप क्या है, इट डजेंट मैटर। फ्लक्स प्योरली सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा जो आपने रखा है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, मिकदार कितनी है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल ऑफ अ सडन चार्ज becomes very important and the position inside the closed surface of charge becomes very important, because this changes everything, because electric field is position dependent, like position of a point at which you want to calculate the electric field from the point charge, this becomes very important. And so इसके बाद मैंने ये दो पर्पल लाइंस ड्रा की थी। let me actually show these points। मैंने एक पॉइंट ये लिया था यहाँ पे और कहा था let me call it P1, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ये लिया था और कहा था इसको P2, और मैंने अज्यूम किया कि चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, इसको हमने नहीं हिलाया। तो अब अगर आप देखें तो जो P1 का पॉजिटिव चार्ज से फासला है ना, let me call this R1 and let me call this R2। लास्ट टाइम शायद मैंने जल्दी में बात की थी तो अब मैंने इसको प्रॉपर नाम देते हैं। और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि R1 इस केस में R2 से ज़्यादा है। और अगर आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है, लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर एंड लेट मी एक्चुअली यूज़ द पर्पल कलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड P1 के लिए मैं इसको E1 कहता हूँ, तो ये हमारे पास बनेगा KQ/R1 स्क्वायर, एंड जो E2 है उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास बनेगी K कांस्टेंट है, Q दोनों के लिए सेम है तो Q तो वैसे ही आ जाएगा, और R2 स्क्वायर। ओके, तो आप दो पॉइंट्स के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला को, तो ये आपके पास इक्वेशंस आएंगी। एंड नाउ दैट यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि R1 जो है वो R2 से ज़्यादा है। तो अगर R1 इस डायग्राम में इन मैथमेटिकल इक्वेशंस में इफ़ R1 इज़ ग्रेटर देन R2 वी कैन क्लियरली सी दैट E1 इज़ लेस देन E2, एंड दिस इज़ व्हाट यू नो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, जहाँ पे हमने फोर्स को और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन किया था कि अगर कोई पॉइंट जो है वो चार्ज के करीब है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी।
और ये 2 पॉइंट जब मैंने उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो दिस टेल्स अस एग्जैक्टली दैट थिंग, ओके। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू लुक डीप इनटू कूलम्स लॉ। और मैं देख रहा हूँ कि पहले भी 10 मिनट गुजर चुके हैं, विच मीन्स कि आई विल नॉट बी एबल टू कवर दैट मच मटेरियल विच आई वाज प्लानिंग टू, बट दैट्स ओके बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इफ़ यू गेट द हैंग ऑफ दिस, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, देन द फ्यूचर इज़ गोना बी ईजियर फॉर अस, ओके। तो यहाँ से हमने ये नतीजा अखज़ किया है इस पूरे टॉपिक में कि जो फ्लक्स है ना, इट डजेंट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द सरफेस एज लॉन्ग एज इट्स क्लोज सरफेस, एंड इट डजेंट डिपेंड एट विच पॉइंट इनसाइड दैट सरफेस you place your point charge or any amount of charge, okay. So it doesn't depend on both of these things, but electric field does depend on both of these factors. It depends कि आप शेप किस शेप की ले रहे हैं सरफेस, और उस सरफेस के अंदर चार्ज किस जगह पे रख रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप कोई आर्बिट्रेरी शेप की, रैंडम शेप की सरफेस लेंगे तो उसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मुख्तलिफ होगा। ओके, लेट मी क्विकली ड्रॉ अनदर डायग्राम। लेट मी ड्रॉ अ सर्कल and you will see कि it changes everything if we take a circle. Okay, I think it's a good idea कि मुझे ख्याल आया कि मुझे सर्कल लेना चाहिए। Let's take a positive charge here. Okay, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को उसके सेंटर पे रखें तो ये सारे फासले जो सेंटर को सरफेस से मिलाते हैं ये आपस में बराबर होंगे, बिकॉज यही तो हमारे पास डेफिनेशन है सर्कल की। तो इस सिनेरियो में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप सरफेस की, सफ़ेयर की, जो इस केस में ऑफ कोर्स सफ़ेयर है और हमने चार्ज को सेंटर के ऊपर रखा है। मैंने दोनों चीज़ें फिक्स कर दी हैं, दोनों चीज़ें चेंज कर दी हैं। ऊपर वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था कि लेट मी मूव इट लिटिल फॉरवर्ड सो दैट तीनों डायग्राम्स जो हैं वो हमारे सामने हों। तो इस ऊपर वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था, ना तो चार्ज सेंटर पे था और हम उसका सेंटर डिफाइन भी नहीं कर सकते थे बिकॉज वी डिडंट हैव अ सफ़ेयर, वी हैड अ रैंडम सरफेस। तो इस नीचे वाली डायग्राम में मैंने दोनों चीज़ें चेंज कर दी हैं। जो आर्बिट्रेरी रैंडम शेप थी उसको मैंने सफ़ेयर कर दिया विच इज़ अ वेरी यूनिफॉर्म शेप, और चार्ज जो पहले रैंडम किसी पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ था उस शेप के अंदर, उस क्लोज सरफेस के अंदर, अब मैंने उसको सेंटर के ऊपर फिक्स कर दिया। मैंने दोनों चीज़ें फिक्स कर दी हैं, एंड बाई फिक्सिंग दीज टू फैक्टर्स we can see that electric field has been fixed automatically. It has the same value at all points on the surface of this circle which is a sphere in 3-dimensional space। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं इसको तो ये सरफेस बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो इस सर्कल के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। So this changes everything, okay, and we will be using these kind of arguments all along, and this is one reason why we जब हम गॉसियन सरफेस पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में तो हम देखेंगे कि वाई वी ऑलवेज प्रेफर symmetrical Gaussian surface, why we look for symmetries in the problem, like why we choose either cylindrical Gaussian surface or spherical Gaussian surface or planar Gaussian surface. Why don't we take any other Gaussian surface? We can take Gaussian surface of any shape, and I'm going to prove it to you that it will give the same results, but our life becomes way more easier if we take a symmetrical Gaussian surface like जो 3 मैंने आपको बताई हैं। Okay, I think I have spent enough time on this topic. Okay, flux doesn't depend on shape, doesn't depend on where you put the charge inside the closed surface. Electric field does depend on shape, does depend on the place where you put the charge inside that closed surface. Okay, now we come to Gauss's law. And Gauss's law, it has a very simple definition. Let me look at my notes. Okay, Gauss's law, it has a very simple definition, and it simply tells us that it's like it couldn't have been more simpler. I mean, it's like so simple, so beautiful definition, and I guess I lost my colors जिनके ज़रिए मैं heading देता होता था. Let me see if I can find my yellow color. I have to go for yellow. Let's go with this yellow. So we have Gauss's law, और मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा बिकॉज इट्स बिन अ मंथ जब मैंने लेक्चर बनाया था आई गेस लास्ट। तो गॉसेस लॉ में सिंपली ये कहता है, लेट मी गो बैक टू माय वाइट कलर, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, फाई ई, लेट्स कॉल इट फाई ई,
थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। नाउ हम ऊपर ये 3 सरफेस देख चुके हैं, सो लेट्स just consider that surface. Okay, let's not draw another diagram. तो Gauss's law की definition ये है, let me write it here. Okay, write it here. Definition है phi e equals okay, I'm gonna use small q क्योंकि आपकी बुक में यही यूज़ हुआ है, I mean HRK की बुक में. This is the definition of Gauss's law. It says the electric flux through any closed surface is equal to 1 divided by epsilon, which is a constant factor and which is a very important constant. I mean it's built into our universe. Okay, so it says the electric flux through any closed surface of any shape doesn't really matter. Okay, we will see. Let me actually quickly draw this. Okay, this is a very irregular shaped surface. I mean this is gonna be very interesting. This is gonna get interesting in a minute, and so I had to draw this diagram again, and I don't know, I'm excited and I'm running out of time, spending too much time on this, but this is important. Okay, and we have a positive charge. Let me again use green color. So we have this positive charge. Okay, so this positive charge is the total amount of charge that is inside this closed randomly shaped surface, and this is Q unclosed. Unclosed is important. बुक के अंदर बताया हुआ है, यूज़ नहीं किया हुआ. इक्वेशन 27.8 जो है, 27 चैप्टर हम कर रहे हैं, सिर्फ बताया हुआ है, I mean, लिखा हुआ है सेंटेंस में कि इट्स क्यू अनक्लोज्ड, लेकिन मैं उसके साथ एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ENC लिख रहा हूँ, जो आप हमें ये बता रहा है कि ये चार्ज अनक्लोज्ड है. अनक्लोज्ड विदिन द गॉसियन, not the Gaussian, we have yet to define the Gaussian surface. It's within that closed arbitrary shaped surface. Okay, this is the Q unclosed, and Gauss's law tells you that the electric flux through this surface, the boundary surface of this closed surface, the boundary of this closed surface is equal to 1 divided by epsilon naught times Q unclosed within the surface. So this is the definition. I mean it's quite evident. There's nothing like के जो हमको याद करना पड़े, आप इस मैथमेटिकल फॉर्म से देख के वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. Okay, this is flux. This is electric flux. Let me keep it in this form. लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम किसी भी आर्बिट्ररी शेप की सरफेस लेते हैं कोई भी, तो फ्लक्स उसमें कांस्टेंट होता है, एंड यू कैन सी once 1 by epsilon naught is a constant. Okay, I guess we have not talked about it before, so let me quickly tell you what it is. हम कूलोम्स कांस्टेंट k की बात कर चुके हैं, तो इसको सिंपली डिफाइन किया जाता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई k. तो कैपिटल k था या वाट एवर जो भी k था, स्मॉल k शायद हम लिख रहे थे, डजंट रियली मैटर. और इसकी वैल्यू अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो आई बिलीव इट्स 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12. और इसके यूनिट्स भी, चूँकि इट्स रेसिप्रोकल 1/k, तो इसके यूनिट्स भी जो k के रेसिप्रोकल हैं, और k के यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसके यूनिट्स बन जाएंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. आई जस्ट कैलकुलेटेड गॉसेस लॉज फार्मूला इन माई माइंड के अगर आपको लगे ना कि ये मैंने यूनिट अचानक से कैसे उल्टे सीधे करके लिख लिए हैं. आई जस्ट थॉट ऑफ कूलम्स लॉ. तो एक साइड पे f है, दूसरी साइड पे k है, और q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर है. तो आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड इन्फर द यूनिट्स ऑफ k फ्रॉम देयर एंड देन इन्वर्टेड देम. लाइक k के यूनिट बनते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो चूँकि k एप्सिलॉन जो है वो 1 डिवाइड बाई k की फॉर्म में आ रहा है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये इसके कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया. एनीवे, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, इट्स कांस्टेंट. इट्स कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इट टेल्स यू व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू स्पेस हाउ इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ स्पेस, हाउ इट पोलराइज इट. अगर आप किसी मटेरियल का सोचें, आई थिंक हम आगे चल के इसकी बात करेंगे, अगर आप किसी मटेरियल का सोचें और उस मटेरियल में से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजारें, तो आपको आइडिया होगा कि इट पोलराइज इट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं
दूसरे अल्फाज में आप इसको यूँ सोच सकते हैं कि फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाता है तो मटेरियल्स को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करता है, उनके डाइपोल्स बन जाते हैं, तो दैट्स अ प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन. सो these constants, they just tell you how much a certain applied electric field polarizes a material. We will get back to it hopefully in future. I mean, I just making this lecture after a month and I haven't even looked at my notes. मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कितना lectures prepare किए हुए थे. So and generally मैं यूँ करता हूँ कि I prepare the entire chapter so that I could tell you what we are going to do and which way we are headed. And I believe that's a good way. But anyway, let's stay here. What happened to my screen? Let's stay here and see. So this is a constant. ये पहले से फिक्स है. मैं बता रहा था कि फ्लक्स फिक्स है और ये जो अभी हमने बात की थी ना उसको सेटिस्फाई करता है. जो बात हमने की थी कि फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होता है किसी भी क्लोज सरफेस से. तो वंस वी हैव फिक्स द वैल्यू ऑफ चार्ज को हमने फिक्स कर दिया. लेट्स से इट्स 10 कूलम्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिक्स हो गया. ओके, बट देन यू आस्क व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, and this is actually the entire purpose of writing Gauss's law. Okay, we want to calculate electric field. That is something which we actually do calculate. Okay, like when we perform experiments and stuff, forces and fields, those are real physical entities. तो फ्लक्स की डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में देखा थे. आई मीन इस चैप्टर का एक ही लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताई थी. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. ओके, सो हमने इसको डिफाइन किया था. इट्स इंटीग्रल ऑफ, सो आई एम गोना राइट इट इन वन स्टेप. सो फाई ई इट वाज इंटीग्रल ऑफ, एंड द इंटीग्रल के ऊपर ये सर्कल है. बताता हूँ कि क्या होता है ये. और ये था हमारे पास ई डॉट डी ए और ये एरिया वेक्टर है. सो इसके ऊपर भी लाइन और राइट साइड जो है वो वही हमारे पास बन जाएगी जो मैंने ऊपर लिखी है. इट्स क्यू अनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो अब आप देखें तो आई मीन आप सिर्फ ये जो राइट वाली सा इक्वालिटी है इसको ले लें तो अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी हैव, अब चूँकि हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ इंग्लिश और उर्दू में भी. आई बीन टीचिंग दिस क्वार्टर. सो तो हमने चूँकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन किया था, तो हमने सिर्फ वो इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दी. और अब हम देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्लोज सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर. ओके, और एंड दिस इज़ वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग. अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, लेट मी सी इफ आई हैव द डायग्राम्स. अगर ओके यहाँ पे है ये डायग्राम, ये वाली डायग्राम आपको याद है. मैंने आपको कैसे बताया था कि आपके पास अगर किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की क्लोज सरफेस हो तो आप उसको छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर सकते हैं, सच दैट द एरिया ऑफ ईच such that each small patch is flat. I mean this, मैंने आपको शायद एग्जांपल दी थी. just like the earth, we know as a whole earth is a round, it's a sphere. लेकिन अगर हम लोकली देखें, जैसे ये मेरा कमरा है या जहाँ पे आप बैठ के सुन रहे हैं, तो हमारे नीचे जो ज़मीन है it's flat. That's what we call this locally flat. Okay, which it just means that if you zoom in enough on a certain point, उस पॉइंट के इर्द गिर्द आपको ये फ्लैट नज़र आएगी. तो ये भी ऐसे ही था कि अगर हम किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की सरफेस को छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पैचेस में डिवाइड करें तो दे लुक लोकली फ्लैट. ओके, सो इट्स द सिमिलर. सो दिस डायग्राम जो अभी यहाँ पे मैंने बनाई है और जिसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली डायग्राम भी बिल्कुल ऐसी है. तो इसको भी अगर मैं स्मॉल पैचेस में डिवाइड करूँ ना, तो ये लोकली क्या बनेंगे, फ्लैट बनेंगे. और हर पैच का अगर एरिया एलिमेंट जो है वो डी ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था कि उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट होगा. विच मीन्स कि उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द एरिया डायरेक्शन दैट कंपनसेट्स फॉर ई डॉट डी ए. यानी एंगल ज़ीरो होगा तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो जाता रहेगा, कॉस ज़ीरो जो है वो 1 होता है. सो ई डी ए बन जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड की उस स्मॉल पैच से उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है, बिकॉज इट हैज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस, दैट पैच हैज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम, फिक्स ना भी कहें तो यूँ कह लें कि इट हैज़ अ गुड वेल डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द चार्ज इज. तो उस पॉइंट के लिए हम क्या लिख लेंगे, ये इलेक्ट्रिक ई डॉट डी ए कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड देन कम्स द इंटीग्रल. तो चूँकि हमने इस पूरी सरफेस को बहुत सारे पैचेस में डिवाइड किया था, तो हम उसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं.
इंटीग्रल इज जस्ट द सम ओवर द सरफेस, विच मीन्स कि आपने जितने भी छोटे पैचेस में उसको डिवाइड किया है आप उन सबको ऐड कर रहे हैं. सो यू राइट दिस टर्म फॉर ईच स्मॉल पैच एंड देन एड ऑल ऑफ देम. इवन अगर आपने लेट से 10 लाख पैचेस भी बनाए हैं तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज जस्ट द सम ऑफ 10 लाख टर्म्स. ओके, 10 लाख टर्म्स, 1 million terms. Okay, so and finally this thing, this circle on the integral, it reminds you that this left hand side the integral on the left hand side is the integral on the closed surface. We are not talking about open surface anymore. This is a closed surface, and this is very important. And so this formula is valid for, let me actually write it, because आप लोगों को नहीं, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बस मुझे ही भूल जाने की आदत है. तो let me again write it here, remind you that this formula is valid for any surface shape. This is a very bad English on my behalf. I mean, it should be that this formula is valid for the surface of any shape, but you get the idea, okay? And here comes the most important point, और वो important point है symmetry. लेकिन उससे पहले बुक के अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक डायग्राम दी हुई है. Let me actually quickly explain it to you again, just to emphasize the fact कि unclosed charge का क्या मतलब है. I think it's a good idea. So let me copy that diagram. तो ये डायग्राम है, ये फिगर 27 point something. ओके, मेरे सामने नोट्स हैं तो आई कैन लुक. इट्स फिगर 27.6. ओके, and we have a dipole here. So let me quickly annotate it. So we have a positive charge here, we have a negative charge here, and this is a distance between them. और हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर कुछ फासले से एक दूसरे के ऊपर पड़े हों तो हम उनको डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं. वी हैव स्टडीड दिस थिंग. सो यू सी, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, दे आर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर स्टडीज़. ओके, सो इट्स अ डाइपोल, और डाइपोल की फील्ड लाइंस भी आप देख सकते हैं. ऑल दीज फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर चूँकि वो टर्मिनेट होती हैं, जस्ट द बेसिक स्टफ जो आप जानते हैं, तो उसके ऊपर वो टर्मिनेट होती हैं, तो ये हो रही हैं. जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है ना, वो अगर आप देखें तो ये 4 डॉटेड सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिनको S1, S2, S3 और ये S4 कहा गया है. ओके, सो लेट मी एनोटेट देम, बिकॉज चूँकि डायग्राम ब्लैक है तो एनोटेट का मतलब है कि लेट मी ड्रॉ कलर सर्कल अराउंड देम, एंड आई एम गोना गो विद S1 फर्स्ट. तो ये है हमारे पास S1 डायग्राम. ओके, दिस इज S1, ये यहाँ पे S1 लिखा हुआ है. सो अगर आप देखें तो S1 जो सरफेस है ना, क्लोज सरफेस, ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द पड़ी हुई है. और हमने पढ़ा है अभी कि जो गॉसेस लॉ है ना, वो हमें बताता है कि जो फ्लक्स होगा ना किसी भी सरफेस से, दैट वुड प्योरली डिपेंड ऑन द नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड नथिंग एल्स. ओके, दिस विल गेट इंटरेस्टिंग अगर आप को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस बारे में, बट आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, बट आई हैव टू डू इट. आई मीन दैट्स पार्ट ऑफ आवर कोर्स. तो S1 जो है, इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अनक्लोज्ड है. अगर आप देखें तो लाइंस जो हैं ना, वो इसके अंदर से गुजर रही हैं, लेकिन ये सारी वो लाइंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं. तो इसका मतलब है कि जो फील्ड लाइंस हैं, दे आर प्योरली चार्ज डिपेंडेंट. तो जो इससे S1 से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट मी मूव दिस डायग्राम लिटिल बिट टू द लेफ्ट. और ओके, अब मैं डायग्राम को मूव करूँगा तो S1 जो है वो पीछे रहेगा. नो, दैट्स गुड. ओके, दैट्स गुड. एटलीस्ट मैं यहाँ पे मैं फार्मूला लिखना चाह रहा था. तो जो ओके, इसको मैं कहूँगा φ1 जो S1 से है, और ये हमारे पास आएगा Q. ओके, इसको हम कहते हैं Q अनक्लोज्ड. सो लेट्स कॉल इट Q कैपिटल अनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये फ्लक्स है जी F1 से. मैं सिर्फ उसकी आपको मैथमेटिकल फॉर्म भी देना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्वांटिटेटिवली भी पता चल जाए कि चल क्या रहा है यहाँ पे. तो दैट्स इट, सिंपल इनफ. लेट्स गो टू S2. S2 के लिए लेट मी यूज़ येलो कलर, और ये हमारे पास S2 सरफेस है. और आप देख सकते हैं कि S2 सरफेस जो है ना, इट अनक्लोजेज ओनली द नेगेटिव चार्ज. ओके, एंड सो आई एम अज्यूमिंग कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, एक्चुअली आई एम नॉट अज्यूमिंग, इट्स अ डाइपोल, देन इट्स इन द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल कि जो चार्जेस है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए. सो जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज के बराबर है.
तो जो यहाँ पे फाई, ओके लेट मी यूज़ द सेम कलर, तो जो फाई 2 है ना, सरफेस 2 में से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल वही होगी जो ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था उसमें। ये नेगेटिव होगा विच जस्ट टेल्स यू दैट फील्ड लाइंस आर गोइंग इनसाइड, और जो इट मेक्स अ सेंस क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं। सो इफ दे आर टू टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज दे हैव टू कम समवेयर फ्रॉम आउटसाइड एंड एंटर द सर्कल S2. So fair in this in three-dimensional case. Okay, so they are entering this S2 surface, and so it would be negative, but let's only talk about the magnitude, and so the magnitude should be fine, should be the same. Let's take S3 and let me go with this reddish whatever color I have, and this is S3, and now it gets interesting. इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप भूल चुके हैं इन चीज़ों को, तो चार्ज इनक्लोज नहीं है तो इट इमीडिएटली टेल्स अस, गॉसेस लॉ इमीडिएटली टेल्स अस दैट देयर इज नो नेट फ्लक्स enclosed, there should be no there. Okay, I have been recently very concerned about how we communicate. I mean, I have always been concerned about this thing, but I have been being more outspoken regarding this कि आप क्या बोलते हैं या क्या लिखते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे वी कम्युनिकेट व्हाट वी आर थिंकिंग टू अदर्स. ओके, तो इस केस में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि गॉसेस लॉ हमें ये बता रहा है कि चार्ज, मैंने पहले बोला था कि चार्ज ज़ीरो है. ओके, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि फ़िक्रा होना चाहिए था, क्योंकि हम गॉसेस लॉ से बात ये इन्फर कर रहे हैं. तो गॉसेस लॉ हमें बताता है कि इस केस में फ्लक्स ज़ीरो होना चाहिए. ओके, है नहीं, होना चाहिए. दैट्स व्हाट गॉसेस लॉ इम्पोजेज ऑन अस. अनक्लोज चार्ज जो है वो इसमें कोई नहीं है. आप देख सकते हैं कि इस सरफेस के अंदर, इस रेड के अंदर कोई चार्ज अनक्लोज नहीं है. ओके, सो फ्लक्स ज़ीरो है, बट वी कैन स्टिल सी दैट देयर आर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक तरफ से आ रही हैं. ओके, दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट आइडिया, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगेन फ्लक्स जो है इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड, एंड इट डजंट डिपेंड कि कितनी लाइंस, कितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस के अंदर एंटर हो रही हैं और कितनी निकल रही हैं. एंड देयर इज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. आई मीन इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इट शुड बी क्वाइट ऑब्वियस. आई मीन अगर आप सोचते हैं तो, बट लेट मी से इट एनीवे. रिमेंबर दीज आर चार्जेस and field lines, they emerge out of a positive charge and they terminate on a negative charge. Even if those charges are separated by, let's say, 1,000,000 kilometers, still we can imagine that the field lines that emerge from positive charge, they just keep going and going and going away and eventually end somewhere on the negative charge. Or if there is no negative charge, they just keep going up until infinity. And that's exactly what this inverse square law is. ये आपको ये बताता है कि इसकी जो इफ़ेक्ट है, फोर्स जो है या फील्ड जो है, it goes all the ways to infinity, no matter how weak it gets as we go farther and farther from mass or charge, but still it has some non-zero values no matter how weak it is. और इसका मतलब है कि अगर इस सरफेस के अंदर एक तरफ से फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो क्योंकि फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस हैं, दे कीप मूविंग अवे, दे कीप मूविंग अवे, सो इट डजंट रियली मैटर हाउ बिग दिस रेड सरफेस इज. इवेंचुअली फील्ड लाइंस जो एक तरफ से आई हैं ना, वो दूसरी तरफ से निकलेंगी, बिकॉज फील्ड लाइंस दे आर गोना कीप गोइंग इन देयर लाइफ. ओके, दे आर नॉट गोना स्टॉप एनीवेयर. सो दिस इवेंचुअली टेल्स अस दैट इट डजंट रियली मैटर कि फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं सरफेस से. अगर वो पास हो रही हैं तो वो दूसरी तरफ से लाजमी तौर पे एमर्ज भी होंगी. और आई थिंक आई हैव गिवन यू स्ट्रॉन्ग इनफ आर्ग्यूमेंट जस्ट फ्रॉम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस एंड फोर्सेस. एंड सो as long as we don't have any charge, net charge inside this red surface, there's no flux through this surface, so zero flux. So phi 3, let me use the same color. So phi 3 is 0. Okay, my iPad is getting hot for no reason. Okay, and finally अगर आप S4 देखें, let me, which color I have green. Wow. Okay, so S4 जो है ना वो ये वाली surface है, and this now gets interesting. और अगर आप देखें तो S4 ने सारी surfaces को भी enclose किया हुआ है और charges को भी enclose किया हुआ है. I mean we are not worried about the surfaces. I mean those are hypothetical surfaces just for mental understanding. लेकिन जो अहम चीज़ है ना, S4 जो ग्रीन सरफेस है ना, इसके अंदर दोनों चार्ज मौजूद हैं.
एंड हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट, नेट चार्ज जो हम कब से बोल रहे हैं ना, नेट चार्ज मीन्स सिर्फ ऐसा नहीं कि चार्ज एक जगह पे पड़ा हुआ है कि यहाँ पे पड़ा है, ऐसा नहीं है। क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज पड़ा हुआ है, जितना भी वो बिखरा हुआ मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ है ना, यू आर गोना टेक अकाउंट ऑफ ऑल ऑफ दैट, you're gonna add all of that. Okay, so this is some amount of positive charge, this is some amount of negative charge, they are both inside this surface S4, so the net charge is gonna be the sum of these positive and negative charges. And चूंकि हमें पता है इस डायग्राम में हमारे पास डाइपोल है, which means positive charge is equal to negative charge, we add them, that adds up to 0, net effect is 0. And so although apparently we have charge inside this surface, green surface S4, net charge is 0. Okay, and so we have for this green surface phi 4 equals 0. Oh my god, I have spent like 36 minutes and 50 seconds till this point on just explaining Gauss's law, but I guess I have done the justice. This is good enough to understand that what Gauss's law is all about, and now we can go on and solve a couple of problems. So I hope 20 और मिनट अगर मैं लगा लूँ तो I would be able to prove Coulomb's law from Gauss's law, and I will introduce the concept of Gaussian surface. This is a very important concept. Then I have exercise 27.6 that I want to solve. Then I believe I have exercise 27.7 or it's a problem 27.7, I don't know, it's just there. और फिर मैं आपके लिए एक्सरसाइज 27.11 करूँगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में आया होता है, पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में और इस तरह के एग्ज़ाम्स में. और देन आई विल सॉल्व प्रॉब्लम 1 विच इज़ गॉसेस लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें गॉसेस लॉ से मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जो F इक्वल्स gm1m2/r² है ना, वो ड्राइव करूँगा. सो वी हैव 4 प्रॉब्लम्स, बट आई बिलीव आई कैन डू दैट इन 20 मिनट्स, सो लेट्स डू इट. सो दो पहली एक्सरसाइज है ना, नॉट एक्सरसाइज, लेट्स से इसकी एप्लीकेशन वो है कूलम्स लॉ, और यहाँ पे मैं वो आइडिया भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा गॉसियन सरफेस का. सो ये है कूलम्स लॉ. तो मैं ड्राइव करना चाहता हूँ कूलम्स लॉ को गॉसेस लॉ से, और मैं देख रहा हूँ पहले भी कि आई एम जस्ट नॉट फीलिंग गुड वाइल राइटिंग. इट्स बिन अ मंथ आई बिन जस्ट कोडिंग एंड नॉट राइटिंग एनीथिंग. चलें, तो हमने प्रूव करना है जी कि कूलम्स लॉ, और आपने अक्सर ये सुना होगा, बल्कि मैंने जब लास्ट लेक्चर में स्टार्ट में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो चैप्टर का नाम गॉसेस लॉ था, और मैंने आपको बताया था कि व्हाई, आई मीन वी आस्क्ड क्वेश्चंस. मैंने आपको नहीं बताया था, यू नो वी लर्न फिजिक्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस. सो वी आस्क्ड आवरसेल्फ व्हाई गॉसेस लॉ व्हेन वी हैव द कूलम्स लॉ, और उसका एक आंसर ये भी था कि गॉसेस लॉ इज़ मोर जनरल, यू कैन एक्चुअली ड्राइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ. हियर इज़ द डेरिवेशन. सो कूलम्स लॉ हमें पता है, आई मीन द फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. जब मैं कहता हूँ ना कूलम्स लॉ, मैं पहले भी आपको कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, तो आई एम नॉट स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट F इक्वल्स kq1q2/r². आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म E इक्वल्स kq/r². सो ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ड्राइव. E इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड k, लेट्स यूज स्मॉल q, so q/r². This is what we want. Okay, this is what we want. और Gauss's law हमारे पास है. Let me actually write Gauss's law here. So, and the Gauss's law is integral of E dot dA, left hand side is a scalar quantity, so it's a dot product, equals Q unclosed by epsilon naught. Okay, सो इस दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को हम ड्राइव करना चाहते हैं. मे बी आई शुड लिटिल बिट स्पीड अप, आई विल सी. ओके, तो दूसरी इक्वेशन से हम पहली इक्वेशन को ड्राइव करना चाहते हैं, और here is the idea, it's the first encounter at least in this chapter with the Gaussian surface, with the concept of Gaussian surface. It's a hypothetical surface, it's an abstract surface. Now I think I owe you an explanation of what I mean by a hypothetical surface. Okay, कि जब मैं कहता हूँ ना कि Gaussian surface एक hypothetical surface है, तो I'm saying I owe you an explanation. owe का मतलब आपको पता है, जब आप कोई बंदा it's very hard to explain in उर्दू. जब जैसे किसी ने आपसे उधार लिया होता है, ओके, तो आप कहते हैं कि he owes you some money.
कि उसने आपको कुछ पैसे देने हैं। वो ओव का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो आपका जैसे कर्जदार है, जैसे उसका हक बनता है कि वो आपको वो चीज़ वापस करे। सो आई ओव यू एन एक्सप्लेनेशन, विच मीन्स दैट सिंस आई एम यूजिंग दिस वर्ड, so it's my responsibility. Okay, that's a better word. It's my responsibility to explain it to you what I mean by the Gaussian surface. So first we take a point charge. So let's again take this green point charge, and in this case it's, let's say, charge amount is q, and then we have all the region around it. Okay, open, all the open region. So the idea of Gaussian surface is okay, I still haven't explained what the hell this thing is. So the idea is it's just abstract conceptual thing. अब आप कहेंगे कि abstract या conceptual thing का क्या मतलब है, तो आप इसको यूज़ समझिए कि it's a mathematical trick to get the answer. Okay, charges are real, fields are real. जो forces हम feel करते हैं ना, they are real. Okay, so the Gaussian surface is not real in that sense कि हम इसको feel कर सकें या touch कर सकें. You don't. If you have a football, you can feel its surface. लेकिन अगर आप ये कहें कि इस फुटबॉल के अंदर या बाहर हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, you can't feel it because it's not there. Then what's the use of it? You just consider it that it's there, and then you do some mathematical tricks and you find the value of electric field, and then you can experiment it and you can measure the value of electric field, and you will see that the value that you see experimentally is exactly same what you calculated by using that abstract khayali Gaussian surface. Okay, so that's what it means जब हम ये कहते हैं कि it's abstract Gaussian surface. So it's just something. So the entire idea is, if you want to calculate electric field at some point around a point or around any other point, let's say हमारे पास ये चार्ज Q है और इस पॉइंट के ऊपर let me use a different color, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ. ओके, सो द आइडिया इज़ कि हम एक ऐसी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जिसमें चार्ज जो है Q वो उसकी सेंटर के ऊपर होगा और वो सरफेस जो है बजाते खुद इस P पॉइंट को क्रॉस करेगी. और चूँकि हम इस सरफेस की चॉइस ये होती है कि जिस शेप का आपके पास चार्ज है ना, ये आगे चलेंगे तो क्लियर होता जाएगा. अभी सिर्फ ये चार्ज लेते हैं और चार्ज चूँकि हम अज्यूम करते हैं कि इट्स अ स्फेरिकल शेप, सो वी आर टेकिंग अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसके सेंटर के ऊपर ये चार्ज आए और उसका रेडियस जो हो ना वो चार्ज से पॉइंट P तक का जितना फासला है उसके बराबर हो. दैट्स इट. सो दिस इज़ आवर हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस. सो आई एम गोना ड्रॉ ब्लू सर्कल हियर. Okay, this is a good looking circle. Let's enhance it ताकि हमारी जो चार्ज है वो सेंटर पे आ जाए. And I guess now it's well enough. Okay, तो आप देख oops, interesting. Okay, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो फासला है ना Q का P से, इसको हम R नाम दे लेते हैं. Okay, so this is the Gaussian surface, and now comes the most important point. ये जो DA है ना, ये जो DA आपको इंटीग्रल के अंदर नज़र आ रहा है, ये इस गॉसियन सरफेस का एरिया है. ये हमेशा ही गॉसियन सरफेस का एरिया है. इसका मतलब है कि गॉसेस लॉ में जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज द इंटीग्रल ओवर द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. ऑलवेज जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट भूलते हैं, कंफ्यूज होते हैं. लेफ्ट साइड is always the integral over the area of the Gaussian surface. That's it. No matter what happens with the right hand side, just don't worry about that. Left hand side is the integral over the area of the Gaussian surface. Okay, so what about E and what about dot product? And here comes the most important point, the symmetry argument. चूँकि ये R जो है, Q जो है, ये चूँकि हमने सरफेस जो लिया है वो स्फेरिकल है, और अभी मैंने ऊपर आपको आर्ग्यूमेंट दिया था. लेट मी गो बैक अप हियर. ये आर्गूमेंट आपको मैंने दिया था ना कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चूँकि R सेम है, Q सेम है, Q हमने फिक्स कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर सेम होगा, मीनिंग इट इज़ कांस्टेंट. एंड ऑल ऑफ अ सडन जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस सरफेस के ऊपर कांस्टेंट आता है, सो E इज़ कांस्टेंट हेयर, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है
उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी ए है वो अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप स्मॉल पैच लेते हैं तो वो एंगल उनका ज़ीरो होता है। तो मैं इस इक्वेशन को अब कॉपी करने लगा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको दोबारा नहीं लिखना चाहता। सो ओके, लेट मी कॉपी इट हियर। एरो के साथ आता है तो आ जाए, कॉपी पेस्ट, और एरो को हम कर देते हैं अरेज। और अब हमारे पास ये जो ई डॉट डी ए है ना, चूँकि ई और डी ए के दरमियान एंगल जो है वो अब 0 डिग्री है, तो ये हमारे पास लेट मी जस्ट अरेज द डॉट, ये हमारे पास ई इंटरेस्टिंग, ये हमारे पास ई डी ए हो जाएगा। कम ऑन, ये हमारे पास ई डी ए हो जाएगा, और चूँकि ई डी ए स्केलर है तो अब हमारे पास ये जो ऊपर एरो थे, लाइंस थी जो वेक्टर क्वांटिटी को जाहिर करती थी, वो भी ख़त्म हो गए हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन वी हैव सीन हेयर कि ई जो है वो कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो अब हम ई को इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब मुझे जॉब मिली थी लाहौर में यूएमटी में, तो जो इंटरव्यू वाला था हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसने मुझसे ये सवाल पूछा था गॉसेस लॉ के रिलेटेड, और जब उसको मैंने ये कहा था ना कि गॉसियन सरफेस जब आप सिमेट्री को देख के लेते हैं तो यू कैन पुल इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द इंटीग्रल बिकॉज इट्स कांस्टेंट, ही स्टॉप्ड मी देयर एंड ही टोल्ड मी हाउ मच यू वांना गेट इन योर पे। लाइक इस एक पॉइंट के ऊपर ही जस्ट सॉ दैट आई नो व्हाट आई एम सेइंग. He just checked my concept. I mean, I'm not praising myself. I mean, there were other people who got the job, but at least this is what happened for me. So these things are very important if you know them. If you know what you are saying. So all of a sudden electric field बाहर आ जाता है और अब सिर्फ हमारे पास surface का एरिया, और हमें पता है स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 pi r square. So this integral dA ये हमारे पास है 4 pi r square, and so this becomes E into, ये जो मैंने डॉट डाला है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है। अब Q1 क्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से अब अगर आप E के लिए इसको सॉल्व करें तो इट बिकम्स 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस Q1 क्लोज को अब मैंने Q लिख दिया, दैट्स द नेट चार्ज दैट इज इनसाइड द सरफेस, एंड वॉइला ऑल ऑफ अ सडन this is exactly what we wanted. This is our this is our Coulomb's law, not the force form, electric field form. So you can actually derive Coulomb's law from Gauss's law. God, I have spent 12 minutes on this one just trying to explain this thing to you. And this just simply tells you how important this thing is. Okay, I still have to solve 1, 2, 3, 4 examples for you. I'm not gonna solve this example 27.6 for you. Maybe I'll do it and separately upload it in problem sections, but I mean, I just want to do it. आप लोगों को पता है लूडो का दाना क्या होता है। क्यूब होता है, 6 साइड्स होती हैं उसकी, और एक सर्कल होता है, फिर दूसरी साइड पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4, पांचवी पे 5 और छठी पे 6। ओके, सो ये जो एक्सरसाइज 27.6 है ये कहती है कि आप ये अज्यूम करें कि हर जो सर्कल है ना, हर साइड में उसमें से फ्लक्स बाहर आ रहा है, एंड वो मल्टीपल है 10⁻³ न्यूटन्स पर कूलम्स या न्यूटन पर कूलम्स, जो भी फ्लक्स के यूनिट होते हैं। फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं, इन्होंने दिए हुए हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वट एवर जो भी हैं, तो वो इस फॉर्म में आ रहा है। तो अब जो एक जिस साइड पे एक होता है उस साइड से आएगा 10⁻³ इन सम यूनिट्स, जिस साइड पे 2 हैं वो 2 टाइम्स 10⁻³ बन जाएगा, जिधर 3 डॉट हैं 3 टाइम्स बन जाएगा। तो वो कहता है कि अगर आप इवन को पॉजिटिव फ्लक्स ले लें और ऑड को नेगेटिव फ्लक्स ले लें तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करें, यू जस्ट हैव टू सम ऑल द 6 साइड्स, दैट्स द प्रॉब्लम। लेट्स गो टू एक्सरसाइज 7 27.7 which is important. It has a diagram. I'm gonna pull that diagram back here. So this is exercise 27.7, and I'm not going to read its statement because I'm sure that you're smart enough now to read the statement and understand, but still I'm gonna explain what it means, what statement or the question asks of us. तो आप देख सकते हैं इसमें कि डायग्राम दी हुई है, ये हमारे पास एक चार्ज है और ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर सरफेस है जिसकी जो साइड लेंथ है ना वो d है, और इस सरफेस के सेंटर से d/2 फासले के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, और पूछा ये गया है कि इस सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स गुजर रहा है।
जो डेटा गिवन है ना वो डिस्टेंसेस गिवन है और चार्ज गिवन है, चार्ज क्यू है, उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई. दैट डजंट कंसर्न अस बिकॉज यू विल सी दैट दिस इज मोर ऑफ इंट्यूटिव प्रॉब्लम देन मैथमेटिकल वन. यू डोंट रियली नीड टू सॉल्व इट टू गेट द आंसर. ओके, हमने गॉसेस लॉ क्लोज सरफेस के लिए पढ़ा है एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉसेस लॉ फॉर द ओपन सरफेस. दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस, दिस इज द ओपन सरफेस. ओके, दिस इज ओपन सरफेस. ओके, और हमने गॉसेस लॉ क्लोज सरफेस के लिए पढ़ा है. लेट मी मूव दिस डायग्राम टू साइड बिकॉज इफ वी कैन वी शुड. हमने गॉसेस लॉ को पढ़ा है, यहाँ मैं उसको लिखने वाला हूँ. लेट मी यूज़ विच कलर, लेट्स यूज़ येलो. और गॉसेस लॉ ये कहता है कि जो नेट फ्लक्स है ना किसी क्लोज्ड सरफेस से, इट्स क्यू अनक्लोज्ड divided by epsilon r. It doesn't talk about open surface. We are just going to exploit it to use this formula for open surface and this is something that you should learn. और ये वो प्रॉब्लम है, आई मीन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आप जाएंगे तो वो एक्सप्लिसिटली और डायरेक्टली वही बन जाएगा. बट दिस इज़ द प्रॉब्लम जो अक्सर ये आपके एग्जाम्स पीपीएससी में या इस तरह के एग्जाम्स में आए होते हैं. ओके, नाउ द थिंग दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू इमेजिन अ क्लोज सरफेस. ओके, इमेजिन. फिजिक्स इज अ लॉट अबाउट इमेजिनिंग, इट्स मोर इंट्यूटिव. जैसे अभी आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन की है. अब ये फ़र्ज़ करें कि ये जो डायग्राम, ये जो स्क्वायर हमें दिया हुआ है ना, अब क्यूब का सोचें. क्यूब क्या होता है? जैसे मैंने अभी लूडो के दाने की बात कर रहा था, वो भी तो क्यूब है ना. तो वो 6 मुख्तलिफ स्क्वायर्स को आप जोड़ें तो क्यूब बन जाता है ना. ठीक है. ओके, सो ये हमारे पास एक स्क्वायर है. अगर इस जैसे में 6 साइड्स, क्यूब की एक साइड एक स्क्वायर ही होती है ना, तो अगर मैं 6 साइड्स ले लूँ, 6 स्क्वायर ले लूँ, उनको जोड़ के क्यूब बना दूँ तो वो क्यूब बन जाएगा. क्लियर? तो अगर हमारे पास क्यूब होता, अब ज़रा आप एक डिफरेंट प्रॉब्लम का सोचें कि अगर हमारे पास क्यूब होता तो उसके अंदर से क्या फ्लक्स होता टोटल, ये वाला, राइट? ये वाला फ्लक्स होता ना, बशर्ते कि चार्ज जो है उस क्यूब के सेंटर से पड़ा होता, तो फिर उसका हर पॉइंट से फासला जो है वो एक जैसा बन जाता. ओके, आप इसके ऊपर सोच सकते हैं. आल्दो ये सफेयर नहीं है, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक इन टर्म्स ऑफ रेडियस, जैसे हमने ऊपर कूलम लॉ प्रूफ किया है कि वो सफ़ेयर है तो एग्जैक्टली एक जैसा बनता है. लेकिन फ़र्ज़ करें कि जहाँ पे चार्ज पड़ा है उधर से आप किसी भी जो 6 सरफेस है उनमें से किसी भी सरफेस के सेंटर पे जाएं तो एक जैसा फासला होगा, कॉर्नर्स पे जाएं तो अपोजिट कॉर्नर्स पे एक जैसा फासला होगा. इस तरह का मैं कह रहा हूँ सिमेट्री. तो इस सूरत में जो नेट फ्लक्स होगा ना उस क्यूब के अंदर से, वो ये वाला होगा. ओके, ये नेट फ्लक्स क्यूब के अंदर से है. क्यूब की कितनी सरफेस हैं? 6. तो हर सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस फ्लक्स. नेट को आप 6 पे डिवाइड कर देंगे ना, तो हर सरफेस में से क्यू एस वो क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 6 जो उसकी टोटल सरफेस है, मल्टीप्लाइड बाई जो टोटल फ्लक्स है पूरे क्यूब से. तो ये फ्लक्स आपके पास क्या आएगा? हर सरफेस में से. यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम. हमारे पास एक सरफेस थी ना, हमने एक सरफेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करना था. और आप ये नोट करें, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बाय द वे, कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये d/2 है. दिस शुड बी एग्जैक्टली सेम, इट शुड बी एट द डिस्टेंस ऑफ d/2. d जो है वो स्क्वायर की साइड लेंथ है. तो एक तो चार्ज उस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर पड़ा होना चाहिए और दूसरा d/2 फासले के ऊपर होना चाहिए, तब ये ट्रिक लग सकता है. अगर ये थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर पड़ा हुआ तो फिर आप ये ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते. Then you are stuck. I mean, you can solve the problem, but that is like a way more hard. I mean, I'm not even sure. I haven't seen such kind of problems. Like no one gave me to solve it because they are very hard to do. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सिमेट्री आपने इसमें भी देखनी है कि अगर वो सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है तो फिर आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. तो एक सरफेस की बजाय आप 6 सरफेस लें तो क्यूब हो जाएगा. क्यूब में से टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यूब बाई एप्सिलॉन बन जाएगा. तो क्यूब 6 सरफेस से मिलके बना होता है और अगर चार्ज उसके सेंटर के ऊपर पड़ा है तो हर सरफेस से बराबर चार्ज गुजरेगा. तो एक सरफेस से जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज का 1/6 होगा. सो दिस इज़ योर आंसर. दैट्स इट, यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इसको भी थोड़ा एक्सपेंड करने वाले हैं. सो लेट मी कॉपी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये वो प्रॉब्लम है जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, जो अक्सर आया होता है एग्जाम्स में भी. बट आई स्टार्टेड विद दिस ईजियर वन क्योंकि ये आसान है. और अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं बिकॉज it's just extension of this problem, little bit more harder, maybe little bit it's the one which requires little bit more thinking. Let me copy that. It's 27.8. No, it's 27.11 actually, 27.11. Bad way of saying that.
Okay, so here's the statement of the problem and there's no diagram. We have to draw a diagram just to understand it. I mean, I can read the statement and I can just answer immediately, but आपके लिए मैं diagram बनाऊंगा because this is important. So the statement is a point charge Q is placed at one corner of the cube of edge A. What is the flux through each of the cube faces? उन्होंने hint भी दिया हुआ है. Use Gauss's law and symmetry arguments. You see, हम symmetry argument पिछले problem में पहले ही दे चुके हैं. So let me make a cube and then try to put the charge इस statement के मुताबिक. And again, if you have missed it in the first read, let me highlight it with red color. A point charge Q is placed at one corner of a cube of edge A. This is important. Let me make the cube first and then I'll show you what they mean. Okay, तो ये हमारे पास एक क्यूब है. लकली अच्छा क्यूब बन गया है. अच्छा चलें इसी को चलाते हैं. ओके, ये हमारे पास एक क्यूब है. लेट मी एक्चुअली कॉपी इट फर्स्ट बिकॉज वी आर गोना नीड दैट. तो इसके ना एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है. व्हाट इट मींस बाय एक कॉर्नर, इसकी साइड लेंथ जो है ना वो ए है. एक कॉर्नर का मतलब ये है कि जो चार्ज है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है एक कोने में. और अगर आपने सिमेट्री आर्गूमेंट यूज़ करना है जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था, तो इस चार्ज को सेंटर के ऊपर होना चाहिए क्यूब के. ओके, सो वी हैव टू थिंक ऑफ अ वे जिसमें ये चार्ज सेंटर के ऊपर जाए. ऐसा नहीं है कि हम इधर से उसको उठा के इधर सेंटर के ऊपर रख सकते हैं. वी कैंट डू दैट. स्टेटमेंट क्लियर है कि ये कॉर्नर के ऊपर पड़ा हुआ है. ओके, सो वी हैव टू मेक इट एट द सेंटर बाय सम मेथड विदाउट मूविंग द चार्ज. चार्ज इधर ही रहेगा. ओके, सो पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, हमारे पास एक साइड थी और हमने कहा था कि उस जैसी अगर हम 6 साइड्स लें तो क्यूब बन जाएगा. और पिछले प्रॉब्लम में लकली चार्ज जो था वो पहले ही उस क्यूब के सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ था. इसमें कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, सेंटर में नहीं है. तो इसमें हमें दो काम करने हैं. एक, इस क्यूब से समहाउ कोई और बड़ा क्यूब बनाना है और उस बड़े क्यूब को इस तरह बनाना है कि ये चार्ज जो है उस क्यूब के सेंटर के ऊपर आए. अच्छा, अब पिछले प्रॉब्लम में हमारे पास 6 सरफेस थी, हमने एक क्यूब बना लिया. अब अगर आपके पास क्यूब हो जैसे ये दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, तो आपको कितने और क्यूब चाहिए कि आपके पास एक बड़ा क्यूब आ जाए. एक लम्हे के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम को सोचें, रोक के सोचें. आपको 8 क्यूब चाहिए. एक ये है, 7 और चाहिए जो आपने खुद से ऐड करने हैं. और हमें एंड पे कंट्रीब्यूशन जो है ना फ्लक्स की, वो इस जो ओरिजिनल हमारा क्यूब था ना उसकी एक सरफेस से चाहिए. लेट मी एक्चुअली राइट इट हेयर with green color with I'm gonna use all the colors in this problem. So this is where we want flux, कि इस सरफेस से फ्लक्स कितना है. ओके, although हम अपनी तरफ से क्यूब्स ऐड करेंगे बट एट द एंड वी ओनली वांट टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस वन सरफेस. दिस सरफेस, लेट मी एक्चुअली मार्क इट हेयर ग्रीन. ये जो इधर राइट वाली सरफेस है, उन्होंने कहा कोई, मैंने ये रैंडमली ये पिक किया तो मैंने कॉपी कर लिया था इस क्यूब को. सो लेट्स पेस्ट इट हेयर, पेस्ट. और इसका कलर भी चेंज करते हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू डू समथिंग क्रेजी. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. और इसको अब मैं मूव करता हूँ और इसको मैं रखता हूँ इस क्यूब की जो पहले वाला हमारा ब्लैक हमारा ओरिजिनल है उसकी साइड पे. ओके, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ. इधर रखते हैं. ओके, ये एक क्यूब मैंने अपनी तरफ से रखा. मैंने कहा है हमें 8 चाहिए. अब मैं कॉपी किया हुआ इमेज को, इसका कलर चेंज करता हूँ और कलर चेंज करके अब मैं करता हूँ इसको ये वाला पैरेट कलर. और अब मैं इसको ऐड करता हूँ. ओके, पैरेट को चलें इसको ना इधर नीचे रखता हूँ, इसके नीचे. 3 क्यूब हो गए. लेट मी पुट 1 मोर. और फिर मेरे ख्याल में आपको उसके बाद मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ दूँगा. लेट्स टेक दिस कलर एंड इसको ना हम इधर रखते हैं, इधर. और लेट मी अगेन शो यू आवर चार्ज. और चार्ज जो है ना हमारा इधर पड़ा हुआ है. अब मैं ब्लू में उसको दिखा रहा हूँ. लेट मी यूज़ दिस अदर ब्लू. अब इधर दिखा रहा हूँ. आई होप कि आप इसको देख सकते हैं. ये मैंने चार्ज की 4 क्यूब जो है ना स्टैक किए हैं पीछे की तरफ. फ़र्ज़ करें कि ओके, ये मेरी हैंड फ्री का बॉक्स है. मेरे पास और कोई पेन नहीं है, बट फ़र्ज़ करें कि ये 4 इधर आप डिवाइड करें ना तो 4 हो गए और इधर सेंटर पे पड़ा हुआ है. तो ये फ्रंट 4 फेसेस हैं जो आपको ये नज़र आ रही हैं इधर डायग्राम में. ये वाली जो 4 फेसेस हैं ना, ये फ्रंट 4 फेसेस हैं. अगर आप इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर दें और इधर सेंटर के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है. ओके, तो 4 क्यूब इसके आगे भी हैं, यानी इसी जैसा एक और बॉक्स कंसीडर करें इसके आगे. तो फिर जो चार्ज है ना इन 8 क्यूब्स के बिल्कुल सेंटर के ऊपर आ जाएगा. तो आप इस डायग्राम में इमेजिन करें कि 4 क्यूब हमने इसके ऊपर भी रखे हुए हैं जो हमारे पास सामने की सरफेस है.
तो अब इन 8 क्यूब्स के अंदर ये जो ब्लू डॉट है ना, ये सेंटर के ऊपर है, तो देखिए हमने ब्लू डॉट को मूव भी नहीं किया, यानी ये चार्ज है इसको मूव नहीं किया, और ये सेंटर के ऊपर भी आ गया है। अब इन 8 क्यूब्स का जो कम्बिनेशन है ना, उससे टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, ये आप मुझे बताएं। ओके, लेट मी नाउ मूव माय डायग्राम टू द लेफ्ट। इन 8 क्यूब्स के कम्बिनेशन से जो टोटल फ्लक्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सिंपली जो गॉसेस लॉ कहता है, क्यू अनक्लोज्ड जो हमें दिया हुआ है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। गुड हो गया, गुड हो गया। हर सरफेस से इस बड़े जो 8 क्यूब से हमने एक क्यूब बनाया है, इसकी हर सरफेस से कितना होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट लास्ट प्रॉब्लम की तरह। क्यूब की सरफेस तो 6 ही होती है ना, तो इस बड़े क्यूब की भी 6 सरफेसेस हैं, और हर सरफेस से क्या होगा, पाई बिगर सरफेस क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 6 क्यू अनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फेयर इनफ। हमें किससे चाहिए था, हमें छोटे क्यूब की भी एक सरफेस से चाहिए था फ्लक्स, ये वाली जो ग्रीन है, ये वाली जो ग्रीन है। अब ज़रा देखें कि ये है एक साइड, एक सरफेस बड़े क्यूब की, और इस एक सरफेस में जो बड़े क्यूब की है, छोटे क्यूब्स की 4 सरफेस आ रही हैं, तो इसका मतलब है हर छोटे क्यूब की सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, ये जो बड़े क्यूब की सरफेस से फ्लक्स है ना, उसका भी 1/4 हो जाएगा। ओके, सो क्या होगा हमारे पास, फ्लक्स थ्रू क्यूब ऑफ फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस 1/4 of this one, which is 1/6 of q unclosed divided by epsilon naught. Let me move it to the left, and now we have solved our problem, and this is phi flux through small surface is equal to 1 divided by 24 q unclosed divided by epsilon naught. This is our answer. You have seen कि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। हियर इज अ समथिंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऐसा नहीं है कि यही एक प्रॉब्लम बन सकता है। ओके, तो इस तरह का अगर सवाल है तो आपने आंखें बंद करके 1 डिवाइड बाई 24 नहीं लगाना। आई रिमेंबर बैक इन द डेज, आई डोंट नो इट वाज 2018 और 19, आई डोंट रिमेंबर, लॉन्ग बिफोर आई स्टार्टेड माई PhD, I appeared in the exam of assistant professor, which eventually I did pass. They just disqualify me because I didn't have enough experience. उसमें इस तरह का एक सवाल आया था और उसका जवाब 1 डिवाइड बाई 24 क्यू अनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नहीं था, 1 डिवाइड बाई 48 क्यू अनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन था। आई मीन दे हैव चेंज्ड समथिंग इन द प्रॉब्लम। इट मीन्स दैट जिसने भी वो प्रॉब्लम दिया था ना, ही न्यू कि लोगों ने किया होगा इस प्रॉब्लम को, सो ही चेंज समथिंग कि जो फ्लक्स था ना वो 148 हो गया था। सो आई रिमेंबर इट फ्रॉम दैट। सो आपको बताने का मकसद यही है कि आपने इस तरह के प्रॉब्लम देख के अंधाधुन उसको लगा नहीं देना, जस्ट स्पेंड अ मिनट और टू सी कि जवाब 1 डिवाइड बाई 24 ही आता है या नहीं, बट यू गॉट द आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, आई एम ऑलरेडी 1 घंटा 6 मिनट 4-5 मिनट की जो अंदर मैंने कॉपी की थी, एडिटिंग हो जाएगी तो 1 घंटा। सो लेट मी क्विकली टेक 2 मिनट्स एंड प्रूफ Gauss's law for Gauss's law? No, Gauss's law for gravitation. It's problem 27.1. So this is problem जो अभी हम कर रहे थे ना, ये सारी एक्सरसाइज थी, ये प्रॉब्लम है। सो दिस इज कॉल्ड, आई मीन गॉस बुक के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन आई वुड से दिस इज जस्ट अ टॉपिक। सो दिस इज Gauss's law for gravitation. तो हमने इसमें करना ही हुआ, ये एक्चुअली प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ना आपकी बुक में दी हुई है। लेट मी कॉपी दैट स्टेटमेंट, ये मेरे सामने है। तो ये दिया हुआ है कि 1 डिवाइड बाई 4 पाई कैपिटल G multiplied by flux, since it's a gravitational flux so it's a phi G instead of phi E, and आपने शो करना है कि ये हमारे पास आता है इक्वल 1 डिवाइड बाई 4 पाई G इक्वल्स G डॉट DA। ओके, और ये इक्वल है माइनस M के। माइनस साइन आपको पता होना चाहिए बिकॉज फोर्स इज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, सो वी हैव अ नेगेटिव साइन विद द मास। ये उन्होंने सिंपली ये बताया है कि ये हमारे पास फ्लक्स है, ये जो कांस्टेंट है ना, ये इक्विवेलेंट है एप्सिलॉन नॉट का। आपको इधर याद है ना Gauss's law में एप्सिलॉन नॉट था ये वाला, इसको आप इधर ले जाएं तो ये इधर आ जाएगा, और इसकी जगह पे हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ में क्या है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई G। सो इट्स अ कांस्टेंट एज एप्सिलॉन। दिस इज फ्लक्स, उस केस में इलेक्ट्रिक था, अब ग्रेविटेशनल हो गया, तो ये अब वैसे ही आ गया, और ये फ्लक्स हमें पता है क्या होता है, E डॉट DA।
इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में क्या है जी डॉट डी ए ग्रेविटेशनल फील्ड, सो जो स्मॉल जी है ना इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, इक्वल क्या होता था उस केस में प्लस क्यू अनक्लोज्ड, इस केस में क्या है माइनस एम अनक्लोज्ड। माइनस साइन मैंने आपको बताया कि फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है ग्रेविटेशनल, तो इसलिए माइनस साइन जो है वो पहले से इंक्लूडेड है। पॉइंट बीइंग हमने ये जो राइट हैंड साइड की इक्वालिटी है ना इसको यूज़ करके शो करना है कि न्यूटन्स लॉ जो है ग्रेविटेशन वाला वो हमारे पास आता है। सो हियर इज अ ट्रिविया, सो वी हैव अ मैस हियर, सो दिस इज सम मैस, लेट्स कॉल दिस एम, सो ये वाली मैस है, ओके। और इसके बाहर हम लेते हैं, लेट मी यूज़ दिस रेड कलर, ये रही जी गॉसियन सरफेस, मैंने ऐसे ही किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी गॉसियन सरफेस ली है। इस गॉसियन सरफेस मतलब ये मेरे पास पॉइंट है पी जिसके ऊपर मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ ग्रेविटेशनल इस स्मॉल मैस एम की वजह से। तो जो पॉइंट पी के ऊपर अगर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो कोई मैस ही पड़ी होगी ना, तो इसको इस मैस को मैं क्या कह देता हूँ एम प्राइम कह देता हूँ। तो मैं एम की वजह से एम प्राइम के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इनके दरमियान जो फासला है वो आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, आर इज़ गुड सिंबल टू स्टार्ट विद, सो इट्स आर। सो हमने बेसिकली करना ये है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को फोर्स में कन्वर्ट करना है और राइट हैंड साइड हमारे पास माइनस जी एम एम प्राइम बाई आर स्क्वायर बननी चाहिए। सो लेट्स डू दैट। और ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 डिवाइड बाई 4 पाई जी, सो लेट मी राइट इट हेयर, so it's just a one line problem, so it's 1 divided by 4 pi g। और इस अब अगर आप देखें तो इस मैस की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ना वो इनवर्ड होगा रेडियली, ओके। तो g की वैल्यू अगर आप चाहें तो आप इसको नेगेटिव ले लें, चाहें तो पॉजिटिव ले लें उसकी डायरेक्शन, यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड लेता हूँ। बल्कि चलें यूँ कहें कि इसको चलें वो यहाँ पे डिसाइड होगा। अगर आप देखें यहाँ पे लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, अगर आप एरिया एलिमेंट जो है फ़र्ज़ करो आप यहाँ पे ये एरिया एलिमेंट लेते हैं, ये आपके पास डी ए है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो जी की वैल्यू होगी वो इधर होगी, और आप हमारे पास इस केस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो 180 डिग्री माइनस साइन देगा। तो ये जो इंटीग्रल है ना हमारे पास ये बनेगा माइनस जी डी ए, अगर आप ये वाली कन्वेंशन लेते हैं। अगर आप एरिया की कन्वेंशन ये वाली लेते हैं तो फिर आपके पास आएगा प्लस जी डी ए, और फिर आपके पास फोर्स नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर आप ये वाली कन्वेंशन लेते हैं तो फोर्स पॉजिटिव आएगी, ओके। इसका मतलब है कि फोर्स अट्रैक्टिव है और डायरेक्शन आपने खुद से कंपनसेट कर लिया। ये चीज़ थोड़ी ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है, बट कंसेप्चुअल है, आप इसको याद रखें। सो मैं ये वाली कन्वेंशन यूज़ करने वाला हूँ। मैंने नोट्स में जो यूज़ है ना वो नेगेटिव साइन वाली ही की है, वो आपको एक्सप्लिसिटली बताती है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी कंपनसेटिंग फॉर डायरेक्शन। सो आई एम यूजिंग दिस कन्वेंशन फॉर डी ए एंड जी, और मेरे पास अब ये फैक्टर जो इंटीग्रल के अंदर है जी कॉन्स्टेंट है तो जी बाहर आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, तो ये माइनस जी, और इंटीग्रल डी ए जो है वो हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, उसका हमें पता है स्फेरिकल सरफेस है, और राइट साइड जो है वो माइनस एम है। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, लेट मी डू दिस। और जी आपको पता है एफ इक्वल्स एम जी होता है, तो जी जो है ये इस चीज़ का वेट है, ओके। जो फोर्स लग रही है वो इसके वेट की वजह से है, तो ये एम प्राइम जी है। तो स्मॉल जी जो है, लेट मी एक्चुअली राइट इट, एक और 5-10 सेकंड से क्या पड़ता है, तो ये बन जाएगा एम प्राइम जी, और यहाँ से जो जी की वैल्यू आएगी ना वो आएगी एफ डिवाइडेड बाई एम प्राइम। तो जी की ये वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो नेगेटिव साइन गया और ये बन जाएगा जी की वैल्यू एफ डिवाइडेड, ओके एफ प्यारा नहीं है तो एफ डिवाइडेड बाई एम प्राइम मल्टीप्लाइड बाई, ओके ये 4 पाई आर स्क्वायर था क्योंकि एरिया है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स सिर्फ अब राइट साइड पे एम रह जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। और आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, एफ इक्वल्स ओके सॉरी जी भी था हमारे पास यहाँ पे क्योंकि जी कैंसिल नहीं हुआ, तो अब आप देख सकते हैं कि जी एम प्राइम डिवाइड बाई आर स्क्वायर विच इज़ सबका फेवरेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको कहते हैं जी गॉसेस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स आई मीन गॉश डिडंट डू इट, बट यू सी वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, क्योंकि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो फोर्स से रिलेटेड है, फील्ड से रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड है। और तो जहाँ पे भी हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड्स या फोर्सेस होंगी वहाँ पे फ्लक्स आएगा। तो चूँकि आल्दो हमने फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइन किया है, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दे आर बोथ कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड फोर्सेस एंड दे शो सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर्स, व्हिच मींस
we can define a gravitational flux for gravitational force and gravitational field, and that's exactly what we did, which means that it's a more general concept than just a restricted one. Okay, or just let me finish it on this note, because this is again very important. I just saw it in my notes, and so I thought maybe I should write it. This is Gaussian surface. ओके, और एक और भी मैंने यहाँ पे गलती की है, ये गॉशियन जी बड़ा होना चाहिए बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन गॉश, लेकिन कैपिटल जी मुझसे लिखा नहीं जाता, आई मीन खूबसूरत नहीं लिखा जाता, आई लाइक स्मॉल जी, सो इग्नोर दिस वन, बट you should write capital G, okay, because this is Gaussian surface. So that's it for today. It's almost 1 घंटा से ऊपर का lecture है, but I hope you enjoy it. And finally, I felt actually that maybe I should make a lecture. It's precisely 5 weeks, 34 days and some hours it was showing, YouTube was showing me. Anyway, so hopefully this motivation stays and I make other videos pretty soon. Tab tak ke liye, bye bye.